Hello everyone, this is Suman Mehta. Dear students, as you know that we are reading chapter 3 Electoral Politics in Civics, and in this chapter today we are going to read the voters list, that means Matdata Suchi. Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. एक बार बेटा चुनाव क्षेत्र निश्चित हो जाते हैं तो उसके बाद दूसरा कदम होता है कि मत कौन दे सकता है, यानी वोट कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता. दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे. ये जो डिसीजन है बेटा ये लास्ट तक नहीं छोड़ा जा सकता. इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. ये बेटा इलेक्शन होने से पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वोट देने के लायक कौन कौन हैं और उनके इलेक्शन में जो है उन सबको वोट देने का अधिकार मिले जो कि एलिजिबल हैं, यानी वोट देने के लायक कौन हैं. इन सब का निर्णय पहले ही कर लिया जाता है और इसको किया जाता है एक लिस्ट के थ्रू. दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल. इस लिस्ट को हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं, यानी मतदाता सूची कहा जाता है इसे. इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट. जैसे हम अगर कॉमन भाषा में या साधारण भाषा में हम वोटर लिस्ट के नाम से पहचानते हैं या जानते हैं. दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन. ये हमारा एक महत्वपूर्ण कदम होता है जिसके जरिए हम जुड़ते हैं किसके साथ, डेमोक्रेटिक इलेक्शन की पहली कंडीशन के साथ. उसमें क्या था, एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स. अगर हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन की पहली शर्त या पहली कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलेगा, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होगा. इन चैप्टर 1 वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, यानी वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं. इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. और वास्तविकता में इसका मीनिंग यही होता है कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा और हर व्यक्ति के वोट की जो मूल्य है या उसके जो वैल्यू है वो एक समान होगी. नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन. बिना कोई खास कारण के किसी को भी वोट देने से मना नहीं किया जा सकता, यानी वोट के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, मत देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज. अलग अलग जो नागरिक होते हैं वो अलग अलग बातों में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. सम आर रिच. कुछ ऐसे नागरिक होते हैं जो अमीर हैं तो कुछ गरीब होते हैं. सम आर पुअर. सम आर हाईली एजुकेटेड. कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं. सम आर नॉट सो एजुकेटेड. और कुछ इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते. एंड नॉट एजुकेटेड एट ऑल. और कई ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते. सम आर काइंड. कुछ ऐसे होते हैं कि जो दयालु होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतने दयालु नहीं होते, यानी काइंड का मीनिंग यहाँ पर दयालु से होने से है. बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स. लेकिन फिर भी वो सभी इंसान हैं विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज. अपने अपने विचारों के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकताओं के साथ. आखिरकार तो वो इंसान हैं. That is why all of them deserve to have an equal say in decision that affect them. इसीलिए उन सब का उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनना इक्वली ज़रूरी है जो कि उनको प्रभावित करने वाले हैं. यानी जिन डिसीजंस को लेने वाले लोगों को उन्हें चुनने का अधिकार इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन डिसीजंस को लेने के बाद उन डिसीजंस का असर जनता पर ही पड़ता है. तो ऐसे डिसीजन कौन लेगा, उनको चुनने का अधिकार सबको एक समान रूप से है. इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबोव कैन वोट इन एन इलेक्शन. हमारे देश के अंदर हर वो नागरिक जिसकी उम्र 18 साल है या इससे ज़्यादा है वो किस चुनाव में मतदान कर सकता है. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट. हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट. बिना इस जातिगत जो संकीर्णताएं हैं उनका भेदभाव किए
धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किए या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिक, चाहे वो स्त्री हों, पुरुष हों या किसी भी धर्म के हों या किसी भी जाति के हों, सबको एक समान रूप से वोट देने का अधिकार है अगर उनकी उम्र 18 साल है या इससे ज़्यादा है। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन, अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं बेटा जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं और जो जिनका दिमागी रूप से जो परेशान व्यक्ति होते हैं, जिन्हें हम पागल भी कह देते हैं कई बार, तो इस टाइप के लोगों को जो है कई बार मना कर दिया जाता है वोट कास्ट करने से, क्योंकि वो इस टाइप से उनके अंदर इतनी विवेक नहीं होता, यानी उनके अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल सोचने समझने की क्या सही है क्या गलत है, वो थोड़ी पावर के लैकिंग दिखाई देती है, बट ओनली इन रेयर सिचुएशन। लेकिन ये भी बात कुछ रेयर कंडीशंस में ही लागू होते हैं, यानी कुछ रेयर केसेस ही इस टाइप के होते हैं जो बिल्कुल ही अनसाउंड माइंड पर्सन हैं या फिर बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध वाले व्यक्ति हैं, उनको ही इन वोट देने के इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। It is the responsibility of the government to get the names of the all eligible voters put on the voter list। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो सभी योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में लिखवाए या उन्हें नोट करे। As new persons attain voting age, नेम्स आर एडिड टू द वोटर लिस्ट, क्योंकि जैसे जैसे हर साल कोई न कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है तो नया आता है, उसका नाम भी मतदाता सूची में लिखा जाना चाहिए, उसको ऐड कर दिया जाता है। नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस, वो लोग जो स्थान छोड़ चुके हैं, और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड, और जिनकी मौत हो चुकी है उनके नाम वोटर लिस्ट से कट कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। A complete revision of the list takes place every 5 years। इस लिस्ट को बार बार रिवाइज किया जाता है, हर 5 साल के बाद चेक किया जाता है कि कौन मर गया और कौन स्थान छोड़ गया और कितने मतदाता नए आए, तो उन सबको उनके हिसाब से इसमें ऐड कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू द डेट। ये इसलिए किया जाता है ताकि उस लिस्ट को अप टू डेट बनाया जा सके, यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बिल्कुल तरोताज़ा बनाया जा सके, कि लेटेस्ट उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ पर चुनाव के दौरान जो पहचान पत्र एक नाम का एक कार्ड दिया जाता है जिसके जरिए मतदाताओं की पहचान की जाती है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट। ये जो वोटर आईडी है ये हर उस वोटर को दी जाती है जिसका नाम वोटर लिस्ट में पाया जाता है। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट, और वोटर से ये उम्मीद की जाती है, उनसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि जब भी वो वोट देने आएंगे तो अपने साथ अपना वोटर कार्ड लेकर आएंगे, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी और की जगह वोट ना दे सके। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ये वोटर आईडी दी जाती है, ये वोटर आई कार्ड बनाया जाता है। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि कई व्यक्तियों के पास वोटर कार्ड उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होता, तो इतना ज़रूरी भी नहीं माना जाता, उसकी जगह पर और भी कई चीज़ें दिखाकर जो है वोट कास्ट किया जा सकता है। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। उसकी जगह वोटर आईडी कार्ड की जगह राशन कार्ड को भी यूज किया जा सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस को भी पहचान के रूप में दिखाया जा सकता है, जिसके ज़रिए वोट कास्ट किया जाता है। तो ये तो था बेटा वोटर लिस्ट कैसे बनाई जाती है या इसमें किसको ऐड किया जाता है और कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। जो सदस्य इसमें इलेक्शन में खड़े होते हैं, मेंबर या कैंडिडेट, उनका नॉमिनेशन, उनका नामांकन कैसे होता है। वी नोटेड अबाउट दैट इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव ए रियल चॉइस। हमने देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव के अंदर लोग अपने वास्तविक इच्छा के व्यक्ति को, यानी अपनी मर्जी के कैंडिडेट को चुनने के लिए फ्री होते हैं। This happens only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election। ये ऐसी जगह पर हो सकता है जहाँ चुनाव में किसी को भी खड़े होने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, यानी इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है।
दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स, यही वो चीज़ है जो हमारा सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, यानी हमारी प्रणाली हमें देती है। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन, हर वो व्यक्ति जो वोट दे सकता है वो इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट खड़ा भी हो सकता है, यानी इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकता है, चुनाव में खड़ा होकर अपने आप को एक प्रतिनिधि के रूप में दिखा सकता है, चुना जा सकता है। The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा बेटा कि किसी भी व्यक्ति को अगर खुद चुने जाना है यानी रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर वो वोट देना चाह रहा है किसी और को तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए या मोर देन 18 ईयर्स होनी चाहिए। देर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा, यहाँ पर कुछ क्रिमिनल केसेस जो होते हैं जिनके अगेंस्ट उन व्यक्तियों के लिए कुछ रुकावट होती है, बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस, लेकिन ये रुकावट भी उन व्यक्तियों के लिए होती है कुछ खास केसेस के अंदर ही देखे जाते, बहुत ही गंभीर अपराध वाले व्यक्तियों के खिलाफ इस टाइप का एक्शन लिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट, पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी देश के अंदर होती है यानी राजनीतिक दल अपने अपने सदस्यों को चुनाव में उतारते हैं और अपना पार्टी का जो उनका एक चुनाव चिन्ह होता है उसके साथ और अपने सहयोग के साथ वो उसको खड़ा करते हैं। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, पार्टी जिसको भी नॉमिनेट करती है, जिस कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है मीन्स जिसको चुनती है इलेक्शन में खड़ा करने के लिए, तो उसके अप्रूवल को, पार्टी के अप्रूवल को क्या कहा जाता है, पार्टी टिकट कहा जाता है, यानी पार्टी ने उसको टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। एवरी पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म, हर वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, यानी नामांकन एक औपचारिकता निभानी होती है। एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कुछ रुपए उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाने होते हैं। Recently, a new system of declaration has been introduced on the डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले ही एक नई प्रणाली की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत क्या होता है कि एफिडेविट भी इससे मांगा जाता है कई बार। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन, उसको एक कानूनी घोषणा करनी पड़ती है। गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, उसको अपनी सारी कंप्लीट डिटेल देनी पड़ती है, पूरी विवरण देना पड़ता है। किस चीज़ का, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई गंभीर अपराध का कोई केस फाइल ना किया गया हो, तो कितने केसेस हैं वो भी उसमें अपना जो है इसमें लीगल डिक्लेरेशन में डिक्लेयर करेगा। डिटेल्स ऑफ द एसेट्स, उसके पास कितनी पूंजी है, एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट, और उसकी कितनी जिम्मेवारियां हैं, मीन्स उसके घर में कितने बच्चे हैं और उसके कितनी मतलब उनके प्रति उनका खर्चे हैं, एंड हिज और हर फैमिली, और पूरे परिवार का जो है उसको अपना विवरण देना पड़ता है कि कौन कौन व्यक्ति क्या कर रहा है और कितना खर्चा है उसका, ये सब कुछ उसको लीगल डिक्लेरेशन में शो करना होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, और तो और कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन कितनी है, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है उसको डिक्लेयर करनी पड़ती है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हुई है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, और इस सारी सूचना को जनता के पास पब्लिश करके भेजा जाता है ताकि जनता समझ सके कि वो जिन कैंडिडेट को वोट देने की सोच रही है या जिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को वो जज कर सकती हैं और उसके बिहाफ पर वो अपने हिसाब से वोट दे सकती है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स, इससे क्या होता है, वोटर्स को एक मौका मिलता है टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स ने जितनी भी सूचना उनको प्रोवाइड करवाई है ये जो लीगल डिक्लेरेशन के थ्रू, तो उसके थ्रू वो उसको जज कर सकते, उसको चेक कर सकते हैं कि वो कितना खरा खोटा है, मीन्स उसमें कुछ कमियां हैं या फिर वो बिल्कुल निष्कलंक है, तो उसके बिहाफ पर उसको वो आगे वोट देंगे। अब ये एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन की बात आई है, कई बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि जब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कुछ इम्पोर्टेंट पोजीशन के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास करके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत एक जॉब के लिए ज़रूरी मानी जाती है हमारे देश के अंदर, तो ऐसा क्यों है? अगर ऐसा है तो फिर ये पॉलिटिकल लीडर्स के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया क्यों नहीं सेट किया जाता? जब इतने मेजर डिसीजन ये पब्लिक का लेते हैं तो क्या इनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं था? तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर पुट किया गया बेटा, आप पढ़ लीजिएगा।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर नॉट रेलेवेंट टू द ऑल काइंड्स ऑफ जॉब, क्योंकि जो शैक्षणिक योग्यताएं होती है बेटा, ये हर जॉब के साथ लागू नहीं होती हैं। द रेलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर एग्जाम्पल इज नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्री बट द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल। देखिए, जब क्रिकेट प्लेयर्स को चुना जाता है तो उनके एजुकेशन के बिहाफ पर नहीं चुना जाता, उनको क्रिकेट कैसे खेलते हैं उसके बिहाफ पर उसकी एबिलिटी को देखा जाता है। सिमिलरली कुछ ऐसे और भी केसेस हो सकते हैं। तो एमएलए और एमपीज जो होते हैं वो हमारे मेंबर्स कितना लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उन समस्याओं को गहरी परख होती है, या कितने इंटरेस्ट के साथ वो उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं सरकार के सामने, इस बात पर उनका जो है मेन मुद्दा होता है, ना कि इस बात पे कि उनकी क्वालिफिकेशन अगर होगी तो हम मानेंगे कि वो लायक है। वेदर दे कैन डू सो और नॉट इज एग्जामिन्ड बाय द लैक्स ऑफ एग्जामिनर्स देयर वोटर्स आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद वोटर उनको चेक करते हैं कि जो मुद्दे हमारे एरिया से थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कितना उन मुद्दों को सरकार के सामने किस रूप में रखा और कैसे हमारी नीड्स को कंप्लीट किया। इस चीज़ को लाखों की संख्या में हम एग्जामिनर, हम जनता, हम वोटर्स जो हैं उस चीज़ को चेक करते हैं और उसके बिहाफ से उसको वोट देना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। इवन if education was relevant, it should be left to the people to decide how much importance they give to educational qualification। चलो मान लेते हैं कि जनता को ये अधिकार दे दिया जाता है कि लीडर्स को एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए कहा जाए कि आपकी कम से कम आप इतने पढ़े लिखे तो होने चाहिए। तो अगर ये अधिकार भी दिया जाता है तो जनता के ऊपर ये भी बात छोड़ देनी चाहिए कि वो कितना इसके लिए क्राइटेरिया सेट करेंगे, एक शैक्षणिक योग्यता को कितनी इम्पोर्टेंस देंगे एक लीडर के लिए। तो ये जनता का विषय है बेटा। समटाइम्स जनता को लगे कि हाँ भाई कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, तो वो हम सेट कर सकते हैं। और आजकल तो हो भी गया है, जैसे +2 का बेस पर, 10th और +2 के बेस पर पंचायतों के और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में यहाँ पर थोड़ी सी इस टाइप की क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है। इससे ऊपर भी डिग्रीज को वैल्यू दी जाने लगी है। इवन चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बेटा, In our country, putting an educational qualification would go against the spirit of democracy for yet another reason। एक और कारण से भी हम लीडर्स के साथ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको मस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी लोकतंत्र की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसके खिलाफ है। क्योंकि ज़्यादातर लोग भारत के अंदर अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि वो तो फिर कभी इलेक्शन में खड़े हो ही नहीं सकते अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हम एक मस्ट कंडीशन के रूप में देखें। इट फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेजुएट डिग्री लाइक BA, BCom और BSc वॉज मेड कंपल्सरी फॉर कैंडिडेट। मान लो हम कह देते हैं कि जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होंगे वो या तो बैचलर डिग्री उन सबके पास होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी आर्ट साइड के हों, साइंस साइड के हों या फिर कॉमर्स साइड के हों। तो ऐसे में से फिर 90% जो सिटीजन्स होंगे वो अनएलिजिबल हो जाएंगे और वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये उनके साथ ज्यादती होगी, ये उनके साथ गलत तरीका होगा, यानी उनको रोका जा रहा है उनके अधिकारों से। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन की जो एक ट्रेंड है कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसका मतलब तो फिर वो कभी इलेक्शन में खड़े ही ना हों या फिर किसी को चुनने का अधिकार भी उनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये गलत बात हो जाएगी। इसीलिए हम इनके साथ ये इस कंडीशन को ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं कि लीडर्स को ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा हम जनता पर ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पेज पर बेटा कल मैं आपको इलेक्शन कैंपेन के बारे में समझाऊंगी। आज के लिए बेटा बस इतना ही, और इस 2 कंटेंट को आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, रीड कीजिएगा, और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।